स्तानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया कैरेक्टर बिल्डिंग का भाग 5वां गति की नमनीयता। स्तानिस्लावस्की ने लयात्मक व्यायामों के साथ गति की नमनीयता के अध्ययन को भी आवश्यक माना है। सामान्यतः यह सोचा जाता है कि गति की नमनीयता के प्रशिक्षण का कार्य नृत्य के अध्यापन में संलग्न व्यक्तियों को ही सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन स्तानिस्लावस्की का विचार है कि अधिकांशतः बैले नर्तकियां और वरिष्ठ पुरुष नृत्यकार प्रदर्शन में बड़ी ही बनावटी मुद्राएं बनाते हैं। उनकी आंगिक चेष्टाएं अनुपात रहित और भड़कीली हो जाती हैं। वे गति की नमनीयता का प्रयोग बल प्रयोग के लिए करते हैं। अभिनय के लिए वस्तुतः बड़ी ही सरल और अभिव्यंजनाशील चेष्टाओं की अपेक्षा होती है, जो अर्थगर्भित होनी चाहिए। उसके लिए अन्य प्रकार के प्रशिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तोसर्व के अनुसार संयोग से एक और प्रकार के नृत्यकार और अभिनेता हैं जिन्होंने अपने लिए नमनीयता की एक स्थायी और सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित कर ली है। वस्तुतः नमनीयता उनके व्यक्तित्व का अंग बन गई है। उनके व्यक्तिगत गुण और द्वित्विक प्रतीक का रूप ग्रहण कर लिया है। ये बैले नर्तकियां और अभिनेता बड़ी ही सरलता के साथ चलते फिरते हैं। अभी तक जो कुछ उन्होंने सीखा है, अगर उसके प्रति ध्यानस्थ हो जाए तो उन्हें लगेगा कि आपके व्यक्तित्व की गहराई से ऊर्जा का स्रोत उठ रहा है। ये ऊर्जा भीतर से खाली नहीं, वो भावनाओं, इच्छाओं, प्रयोजनों और स्फूर्ति से परिपूर्ण होती है, जो उन्हें बड़े स्पंदन के साथ आंतरिक चेतना की ओर अग्रसर करती है और उन्हें हर प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा देती है। तो सर ने अपने विद्यार्थियों से कहा, वास्तव में भावना से उत्पन्न इच्छा शक्ति से संबंधित बुद्धि से निर्देशित ऊर्जा विश्वास और स्वाभिमान के साथ गतिशील होती है। जैसे कोई राजदूत किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए तत्पर हो रहा हो, वो अपने को सचेतन कार्य व्यापार में अभिव्यक्त करती है, जो सात भावना, अंतर्वस्तु और उद्देश्य लिए हुए होता है। ये उद्देश्यनिष्ठ व्यापार उल्टी सीधी यांत्रिक विधि से नहीं किया जा सकता, वरन अपनी आध्यात्मिक अंतर्वृत्तियों से परिचालित होना चाहिए। वो जब तुम्हारी मांसपेशियों के जाल में प्रवाहित होता है तो तुम्हारे भीतरी गति केंद्रों को जगाता है और तुम्हें बाहर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यह ऊर्जा तुम्हारी बाहों, तुम्हारी रीढ़, तुम्हारी गर्दन को ही गतिशील नहीं करती, वरन तुम्हारे पैरों में भी उतरती है। वो तुम्हारे पैरों की मांसपेशियों को प्रेरित करती है और तुम्हें प्रेरणा देती है कि एक विशेष ढंग से चलो। जब तुम रंगमंच पर होते हो तो उसका ये प्रयास बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तोस्तोव ने इसके बाद पूछा कि क्या रंगमंच पर चलना व्यक्ति की सड़क की चाल से सर्वथा अलग प्रकार का होता है? उन्होंने खुद ही जवाब दिया है, हाँ, अलग प्रकार का होता है, और इसका कारण यह है कि सामान्य जीवन में हम गलत ढंग से चलते हैं, लेकिन रंगमंच पर हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम सही ढंग से चलें। इसलिए रंगकर्मियों के लिए ये परमावश्यक है कि वे मंच पर चलना सीखें। उन्होंने अपने छात्रों से कहा है कि ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोग रंगमंच पर और रंगमंच के नीचे दोनों अवस्थाओं में सही ढंग से चलना पूरी तरह से फिर से सीखें। तोसर ने इस शब्दों को सुनने के बाद सोनिया, वास्या, लियो, ग्रीशा, पॉल, अन्ना, मारिया आदि सभी से अपने अपने ढंग से चलकर दिखाया था, और तोसर ने उन सभी की समीक्षा भी की थी, उनकी कमजोरियां बताई। उनके बाद उन्होंने कहा था कि अपने शरीर के गतिशील उपकरण के कार्य व्यापार को पूरी तरह से समझने के लिए उन्हें एक अभिनेता से अधिक एक इंजीनियर या मैकेनिक होने की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा था, मनुष्य का पैर कूल्हे से लेकर पांव तक मुझे एक पुलमैन कार की आंतरिक संरचना की याद दिलाता है।
अपनी अत्यधिक कमानियों के कारण जो भी सभी दिशाओं से आने वाली मामूली धक्कों को आत्मसात कर लेती है। गाड़ी के ऊपर का हिस्सा जहां यात्री बैठते हैं लगभग गतिविहीन रहता है। इसके बावजूद कार बड़ी तेज गति से चल रही है और चारों ओर से उस पर आघात हो रहे हैं। तोसर्व के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ भी चलते या दौड़ते समय बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए तोसर्व ने एक अनुभव सुनाया था। वे कुछ सैनिकों को जाते हुए देख रहे थे। उस चहारदीवारी के ऊपर जो उन्हें उन लोगों से अलग कर रही थी, उनके सिर, कंधे और छातियां ही दिखाई दे रहे थे। वे चलते हुए नहीं लग रहे थे। लग रहा था जैसे पूरी तरह से चिकनी सतह पर स्केट या स्कीपर लुढ़कते चले जा रहे हैं। लगता था वे हवा में उड़ रहे हैं। उनके पैरों के उठने और गिरने का भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। अपने इस अनुभव की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि उन सैनिकों के कुल्हे, घुटने, टखने और पैरों के पंजों की कमानियां तो पूरी तरह से सक्रिय थीं, लेकिन उनके शरीर के ऊपरी भाग उस चहारदीवारी की समतल रेखा के ऊपर निश्चित रूप से तैर रहे थे। मानव शरीर के विभिन्न अंगों के व्यापार कार की कमानियों के व्यवहार से कैसे मिलते जुलते हैं, ये समझाने के लिए तोसर्व एक अंग को अलग अलग लेने की वकालत करते हैं। शुरुआत के लिए उन्होंने कुल्हे और नितंब के जोड़ की बात की थी। इनका कार्य दोहरा है। पहला ये है कि चलते समय ये रीढ़ की भांति अलग बगल से लगने वाले धक्कों से बचाते हैं और शरीर को इधर उधर गिरने से रोकते हैं। दूसरा ये है कि वे हर कदम पर पूरी टांग को आगे की ओर धकेलते हैं। यह गति हमारे कद, हमारी टांगों की लंबाई, हमारे कदम के नाप, वांछित गति और चाल ढाल के अनुपात में विस्तृत और स्वच्छंद होनी चाहिए। कुल्हे से पैर जितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, उतनी अधिक स्वच्छंदता और सहजता से वो पीछे घूमेगा। बढ़ाया गया कदम उतना ही लंबा, उतना ही बड़ा और गतिमय होगा। कुल्हे से पैर का आगे या पीछे ही लाया जाना हमारे धड़ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हालांकि वो अक्सर हमारी चाल को गति प्रदान करने के लिए आगे पीछे होकर दखल अंदाजी करता है, लेकिन ये काम हमारी टांगों को ही करना चाहिए। तोसर्व ने इसके लिए सावधान होकर चलने के लिए केवल कुल्हे को सक्रिय करने के विशेष अभ्यास की आवश्यकता बताई है। रंगमंच पर शरीर के विभिन्न अंगों को सुन्नमयता प्रदान करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के व्यायामों का निरूपण किया है। उन्होंने कहा है, खड़े होकर पहले दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ अपने कंधों को झुकाओ। इस प्रयास से खंबे या दरवाजे के चौखट के साथ तुम्हारे धड़ का एक पक्ष लगा रहना चाहिए। तुम्हारे शरीर को स्थायी रूप से सीधा खड़ा रहने के लिए ये सहारा बड़ा ज़रूरी है। ये तुम्हारे शरीर को किसी भी दिशा में झुकने से बचाता है। अपने शरीर को इस प्रकार लंबाई में व्यवस्थित करते हुए खंबे या दरवाजे के पास अपने पैर के वजन को दृढ़ता से डालो। अपने उस पैर के पंजे को थोड़ा सा उठाओ और फिर अपने दूसरे पैर को अपने घुटने को बिना झुकाए हुए सीधे पहले आगे की ओर और फिर पीछे की ओर ले जाओ। ये करते हुए कोशिश करो कि पैर आगे की और पीछे दोनों ओर समकोण में आ जाए। उसके बाद अवधि बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारी सभी संबंधित मांसपेशियों का व्यायाम हो जाए। निश्चित ही तुरंत तुम पर ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंच सकते। ये धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए। जब तुम ये व्यायाम दाहिने पैर से कर रहे हो तो घूमो और फिर यही व्यायाम इसी तरीके से अपने बाएं पैर से करो। ये ध्यान रखो कि हर बार जब तुम अपने पैर को बाहर फेंकते हो, तुम्हारे पैरों का पंजा उसके समकोण में न रहे, वरन जिस दिशा में तुम्हारा पैर जा रहा है उसी ओर उन्मुख हो। चलने में, जैसा मैं पहले कह आया हूँ, कुल्हे गिरते और उठते हैं।
जब दाहिना कूल्हा उड़ता है तो जैसे ही तुम्हारा दाहिना पैर आगे फैलता है, तुम्हारा बायां कूल्हा नीचे गिरता है, क्योंकि तुम्हारा बायां पैर पीछे झूलता है। ये होते ही तुम्हारे कूल्हे के जोड़ तुम्हें चारों ओर घूमते हुए लगते हैं। श्रोणी के नीचे दूसरी कमानी घुटनों में होती है। घुटनों का भी दोहरा कार्य है, वे शरीर को आगे ले जाने में मदद करते हैं और सभी के वजन के लंबे धक्कों को भी समाहित करते हैं। शरीर का वजन जब एक पैर से दूसरे पैर में जाता है, इस स्थिति में एक पैर उस वजन को लेकर थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक उतना ही जितना कंधों और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। कूल्हे जब धड़ को आगे ले जाने और उसके संतुलन को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभा चुकते हैं, तो शरीर को सीधा आगे की ओर ले जाएं। शरीर को सीधा रखने में घुटनों की बारी आती है। कमानियों का तीसरा समूह है जो हमारे शरीर की गतियों को संतुलित और प्रोत्साहित करता है, हमारी एड़ियों, पांवों और पंजों के सारे जोड़ों से स्थित होता है। यह बहुत जटिल, तीव्र, बुद्धि और महत्वपूर्ण यांत्रिकता के लिए होता है, क्योंकि उसका संबंध हमारे चलने से होता है। टॉसर ने कहा है कि इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने आगे लिखा है कि एड़ी पर पैर की लचक धड़ को अपने रास्ते पर और भी आगे धकेल देती है। पाँव और पंजे भी इसी कार्य में भाग लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ और भी करना होता है। अपनी चक्रवर्ती यांत्रिकता के कारण वे गति के आघातों को आत्मसात करते हैं। हमारे पाँवों और पंजों में यह यांत्रिकता 3 तरीके से कार्य करती है और उनमें 3 प्रकार की चालें उत्पन्न होती है। पहले में एड़ी से कदम आरंभ होता है, दूसरे में पूरा तलवा तत्काल जमीन पर जम जाता है, तीसरे में पहले पंजे रखे जाते हैं और तब एड़ी तक पूरा तलवा। बदन तब एक प्रकार की लुढ़कती हुई गति से पंजों पर लौटता है। इसे ग्रीक अथवा इसाडोरा डंकन की चाल कहा जाता है। टॉसर ने पहली बार इस प्रकार की चाल की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये उन लोगों के साथ बहुत अधिक प्रचलित है जिनके जूतों में एड़ियाँ होती हैं। जब तुम इस तरीके से चलते हो तो तुम्हारी एड़ी पाँवों का वो भाग होती है जो तुम्हारे वजन को सबसे पहले उठाती है। पंजों को इसके बाद लाया जाता है, फिर भी ये अपने आगे पीछे की ओर नहीं झुकते, बल्कि एक जानवर के पंजों की तरह जमीन को पकड़ते हैं। शरीर का भार जैसे ही पंजों के जोड़ों को दबाना शुरू करता है, वे सीधे हो जाते हैं और इस तरह जमीन से अपने को उस समय तक ऊपर उठा लेते हैं जब तक कि गतिशीलता पंजों की बड़ी अंगुली को नोक तक नहीं पहुंच जाती। क्षण भर के लिए शरीर का भार वहीं बना रहता है जैसे किसी नर्तकी के पंजों पर नाचते समय होता है, लेकिन वो आगे बढ़ने की गतिशीलता को बाधित नहीं करता। एड़ी से घुटने तक सबसे नीचे की कमानियों का समूह यहाँ बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबने इसके बाद कदम के आकार को बढ़ाने में, पंजों के प्रभाव को समझाने और उससे चलने वाली तेजी को स्पष्ट करने के लिए अपना एक अनुभव सुनाया है। जब मैं घर जा रहा हूँ या रंग संस्थान को आ रहा होता हूँ और मेरे पंजे अपना कार्य पूरी सीमा तक कर रहे होते हैं, तो मैं अपनी चाल की गति को बिना बढ़ाए 5 या 7 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। अगर चलते समय मेरे पंजे और पाँव मेरी गति को तेज बनाने के लिए उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे होते, तो मुझे 5-7 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे पंजे कदमों को अपने छोर तक पूरी तरह से ले जाएं। पंजे भी इस प्रकार आघातों को संयमित करते हैं और इसमें उनकी भूमिका बड़ी उल्लेखनीय होती है। ये उस कठिन परिस्थिति में और भी महत्वपूर्ण होते हैं जब तुम अपनी चाल को सीधा रखने की कोशिश में हो या एक पैर से दूसरे पैर भार डालते समय ऊपर से नीचे की ओर झटका लगता है। एक पांव से दूसरे पांव पर भार डालने का संक्रमण का ये क्षण बहुत खतरनाक होता है। इस क्षण जब तुम्हारे पंजों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से अंगूठे पर। शरीर के अन्य लचीले अंगों की अपेक्षा इनमें संचरणशील भार के चरम को
संयमन प्रक्रिया के माध्यम से तोड़ने की शक्ति सर्वाधिक होती है। मैंने तुमसे तुम्हारे पांवों की विभिन्न इकाइयों के कार्यों का वर्णन करने की कोशिश की है और इस उद्देश्य में हमने उनमें से हर एक के कार्य की बड़े ही विस्तार से व्याख्या की है, लेकिन वे वास्तव में अकेले नहीं वरन एक साथ और मिलजुल कर काम करते हैं। एक उस क्षण को लो जिसमें शरीर का वजन एक पैर से दूसरे पे ले जाया जाता है। जैसे ही शरीर को आगे लाए जाने की दूसरी अवस्था में और तीसरी स्थिति में दूसरे पैर पर फिर से वजन को स्थानांतरित करते समय धकेलते हुए कुछ अंश में पैर के सभी गतिशील भाग एक साथ सक्रिय होते हैं। उन सभी के पारस्परिक संबंधों और परस्पर सहयोग के विषय में लिखना असंभव है। जब तुम गतिशील होते हो तो अपने संयोजनों की मदद से ही तुम अपने भीतर ही इन चीज़ों को खोज कर सकते हो। मैं तुम्हें इस बड़े ही विलक्षण और जटिल उपकरण पैर की सक्रियता की योजना के संबंध में केवल कुछ सुझाव ही दे सकता हूँ। तो सर ने इस व्याख्या पूरी करने के बाद सभी छात्र चलने की कोशिश करने लगे। कोस्या ने भी ये प्रयास किया था। उसे चलते हुए देखकर तो सर ने कहा था कि उसके कंधे और सिर तो झटके से उठ रहे हैं। वो उड़ तो रहा है लेकिन केवल धरती के साथ साथ, उड़ान हवा में नहीं है। कुछ और समझाने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि चलना रेंगना नहीं वरन उड़ना होना चाहिए। स्वभावतः ये सुनकर कोस्या ने जानना चाहा कि इन दोनों में क्या फर्क है। तौसर ने जवाब में कहा था कि मुझे यह लगता है कि रेंगती हुई चाल में जब शरीर का वजन दाहिने पैर से बाएं को ले जाया जाता है तो पहला अपना कार्य उसी समय बंद कर देता है जबकि दूसरा सक्रिय हो उठता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो बायां पैर जब शरीर के वजन को स्थानांतरित करता है उसी समय दाहिने उसे अपने ऊपर ले लेता है। फलस्वरूप रेंगती या घिसरती हुई चाल में वो कटा हुआ तन नहीं होता। जब शरीर अपने पूर्व नियोजित कार्य को पूरा करने की अंतिम अवस्था में एक पैर के अंगूठे पर टिका हवा में उठा हुआ सा लगता है। उड़ती हुई चाल में एक क्षण ऐसा होता है जब एक क्षण के लिए व्यक्ति किसी नर्तकी की भांति अपने बिंदुओं पर उठा हुआ धरती को छोड़े हुए लगता है। हवा में उठे हुए इस क्षण के बाद वो सहज अनदेखा बिना भड़के नीचे उतरना आरंभ करता है और शरीर का वजन एक पैर से दूसरे पैर को चला जाता है। स्तानिस्लावस्की की दृष्टि में ये दोनों ही क्षण हवा में उठाना और सहज रूप में एक पैर से दूसरे में चले जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे ही एक हल्के सहज अखंडित कदम की एक हवाई उड़ान के गुण से युक्त कुंजी पकड़े होते हैं। तौसर ने इसके बाद कहा था कि चलते हुए उड़ने की इस प्रक्रिया ये सब इतना आसान नहीं है जैसे वो दिखाई देता है। पहले तो उस क्षण को पकड़ना बहुत कठिन है जिसमें पैर ऊपर उड़ता है। कोस्या ने उसके बाद उसे ढंग से चलने का प्रयास किया था और तब तौसर ने कहा था कि तुम समतल रेखा में अपने पैरों को ऊपर नीचे रख रहे हो। कोस्या ने जानना चाहा था कि बिना ये किए मैं अपने पैरों को कैसे ऊपर उठा सकता हूँ। तो सर ने सलाह दी थी कि उसे अपने पैर को ज़मीन से ऊपर नहीं उठाना चाहिए वरन लंब रेखा में उसे आगे ले जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जब कदम उठाया जाता है तो शरीर की गति में न तो व्याघात आना चाहिए और न उसे धीमा होना चाहिए। एक क्षण के छोटे से भाग में भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। पहले पाँव के पंजे को संतुलित मुद्रा में व्यक्ति को उसी अनुपात में अपनी गति संपन्न करनी चाहिए जिसमें कि कदम उठाया गया था। इस प्रकार का कदम जमीन को छूते हुए उठ जाता है। वो अचानक या समतल रूप से ऊपर नहीं उठता, लंबित रूप से आगे और आगे बढ़ता है। ये ठीक वैसा होता है जैसे हवाई जहाज ऊपर उठने के क्षण में
अनदेखे ही जमीन को छोड़ देता है और बड़ी सहजता से फिर नीचे उतरता है। ये लंबित रूप में आगे बढ़ने की गति लहर की रेखा के समान हल्का सा घुमाव उत्पन्न करती है। समतल गति से पैर का ऊपर उठना और नीचे गिरना बड़ी विकृत, टेढ़ी मेढ़ी और समकोण रेखा बनाता है। सभी छात्र उसके बाद पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी मांसपेशियों में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस समस्या के समाधान में संलग्न हो गए कि रंगमंच पर कैसे चलना चाहिए। उनके लिए अब ये आवश्यक हो गया था कि जो कुछ अब तक वे अंतःकरण से कर रहे थे उसे अब शरीर संरचना और सक्रियता व्यवस्था के किसी जानकार व्यक्ति के निरीक्षण में किया जाना। प्रारंभ में हुआ ये कि प्राय सभी छात्रों ने सभी गलत कमानियों को खींचा और बड़ी असंभावित चेष्टाएं की, जैसे कि चाबी वाली गुड़िया चाबी घुमाए जाने पर करती है। लेकिन छात्रों ने जब अपनी चेष्टाओं पर ध्यान केंद्रित करके काम किया तो उन्हें सकारात्मक फल देखने को मिले और उनके मन में पैरों की यांत्रिकता की भव्यता और जटिलता के संबंध में स्वस्थ आदर की भावना पैदा हुई। उन्हें सहसा ये लगने लगा कि ये सब अंतर्ग्रहित और परिपूरक है। तो सर ने उनसे बताया कि उन्हें हर कदम को पूर्णता तक ले जाना चाहिए। उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी को पकड़ा और कोस्या के पैर की मांसपेशियों में जहां सघनता हुई थी ठीक वहीं संकेत किया। उसी समय रखा मानव उसके दूसरी ओर गया और उसने अपनी छड़ी से उसके बाएं पैर की मांसपेशियों की सघनता की ओर उसी के अनुरूप इशारा किया। तो सर ने कहा, जैसे मेरी छड़ी तुम्हारे दाहिने पैर के समानांतर उठती है तो आगे फैलकर तुम्हारे शरीर के बोझ को अपने ऊपर लिए हुए हैं। रखा मानव ने छड़ी तुम्हारे बाएं पैर के साथ नीचे की ओर चल रही है, जो तुम्हारे शरीर और उसके वजन को दाहिने पैर की ओर ले जा रही है और अब उल्टी चेष्टा आरंभ होती है। मेरी छड़ी नीचे की ओर आती है और उसकी ऊपर उड़ती है। क्या तुम्हारा ध्यान इस ओर जाता है कि हमारी छड़ियों का बारी बारी से तुम्हारे पंजों से कुल्हों तक जाना और फिर कुल्हे से पाँवों की ओर उतरना विपरीत दिशाओं में चलता है। मेरी छड़ी जब ऊपर जाती है तो उसकी छड़ी नीचे उतरती है और फिर इसके विपरीत प्रक्रिया संपन्न होती है। समतल आकार के भाप के इंजन के पिस्टन भी ऐसा ही करते हैं। ये विश्वास के साथ नोट करो कि कैसे जोड़ों का लचीला होना और फिर आराम के साथ कसना क्रम से एक दूसरे का पीछा करना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अगर हमारे पास तीसरी छड़ी होती तो हमने अभी संकेत किया होता कि कैसे ऊर्जा का कुछ भाग तुम्हारी रीढ़ के साथ ऊपर उड़ता है, उसके खोलों को कमर और कोमल करता है और संतुलन बनाए रखता है। इस लक्ष्य को पा लेने के बाद रीढ़ का तनाव फिर से पाँव के पंजों की ओर उतरता है जहां से वो आया था। एक और बारीकी की ओर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। जब हमारी छड़ियाँ तुम्हारे कूल्हों की ओर आती हैं तो वहाँ एक क्षण का ठहराव होता है जब वे रक्त प्रवाह के बिंदु की ओर घूमती हैं और तब फिर से नीचे उतरने लगती है। छात्रों का ध्यान इस ओर गया तो था, लेकिन छड़ी के घूमने का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आया था। जवाब मिला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे कुल्हों के जोड़ों के भीतर कोई वस्तु वास्तव में घूमती सी लगती है? पैर के नीचे की ओर उतरने के पहले एक चक्करदार गति होती है। मुझे ये उस घुमाव पटल की याद दिलाती है जहां इंजन की आखिरी स्टेशन पर पहुंचने पर विपरीत दिशा में चलने के पहले चक्कर देकर घुमाया जाता है। हमारे कुल्हे के जोड़ों में भी ठीक ऐसे ही घुमाव पटल होते हैं, जो ऐसी गतिविधि है जिसका मुझे भली प्रकार ज्ञान है। उन्होंने छात्रों से ये भी पूछा है कि क्या तुम्हें यह अनुभव होता है कि हमारे कुल्हों के जोड़
उस समय कितने शिल्प कौशल के साथ सक्रिय होते हैं जब तनाव ऊपर की ओर आता है और फिर नीचे की ओर प्रवाहमान होता है। वे भाप के इंजन को संतुलित करने वाले पहियों के समान होते हैं। खतरनाक क्षणों में वे आघातों को संयमित करते हैं। ये तब होता है जब हमारे कुल्हे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उठते हैं। कोस्या उस दिन कक्षा में अपने घर लौटते समय भी यह अभ्यास करता रहा कि कैसे चलना चाहिए। उसे देखकर राहगीरों को ये लगा था कि या तो वो शराब पीकर आया है या बड़े ही असामान्य मनोविज्ञान का व्यक्ति है। उस क्षण जब उसका वजन एक पैर से दूसरे पैर पर जाता था तो उसे विशेष रूप से बड़ी जटिलता का अनुभव होता था। घर पहुंचते पहुंचते उसे लगने लगा कि शरीर को एक पैर से दूसरे पैर पर ले जाते समय, बल्कि कहना चाहिए कि दाहिने पैर से पंजे से बाएं पैर की एड़ी तक ले जाते समय जो झटके लगते हैं वे अब नहीं लग रहे हैं। उसके साथ ही उसके अपने अनुभव ने यह भी सिखाया कि आगे की ओर होने वाली गति की सहजता और अविच्छिन्नता टांगों की सभी कमानियों की परस्पर संबंध क्रिया कुल्हों, घुटनों, टांगों, एड़ियों और पंजों को समन्वित सहयोग पर निर्भर करती है। कोस्या की आदत थी कि घर जाते हुए वो गोगोल के स्मारक के पास बैठता था। उस दिन भी वहां बैठकर उसने देखा कि कोई भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना पूरा कदम ठीक अपने पंजों के अंत तक उठाता हो और क्षण के छोटे से छोटे अंश तक भी पंजे के अंतिम छोर तक भव्य मुद्रा में रहता हो। केवल एक छोटी बालिका ही ऐसी थी जो औरों की भांति रेंगती नहीं वरन तैरने की चाल से चल रही थी। तभी उसे लगा था कि तोस्तौर ठीक ही कहते हैं कि पैर में अवस्थित विलक्षण उपकरण का प्रयोग लोग जानते ही नहीं, अतः इसके विलक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। रंग संस्थान के छात्रों के लिए तो चलने, बोलने, देखने और करने आदि सभी कार्यों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। स्तानिस्लावस्की के अनुसार अंतश्चेतना की गहराई से उत्पन्न होने वाली सभी गतिविधियां और चेष्टाएं एक आंतरिक व्यवस्था का अनुसरण करती हैं। वे नाटक, नृत्य, नाटिका और रंगमंच की सभी मूर्त कलाओं के वास्तविक कलाकारों के लिए परम आवश्यक है। जब हम किसी चरित्र के भौतिक रूप की रचना करते हैं तो केवल इसी प्रकार की चेष्टाएं हमारे प्रयोग के लिए उपयुक्त होती है। सवाल उठता है कि इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि तोस्तोव ने इस समस्या सुलझाने में मादाम सोनोवा की मदद ली थी। मादाम सोनोवा ने बोलना आरंभ किया, इधर देखो, मेरे हाथ में पारे की एक बूंद है। अब मैं उसे बड़ी सावधानी के साथ अपनी तर्जनी के छोर पर रखूंगी। जब वो ये कह रही थी तो उन्होंने ऐसे प्रदर्शित किया कि जैसे वे उस काल्पनिक पारे को अपनी उस अंगुली की मांसपेशियों में उड़ेल रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम भी यही करो और उसे अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दो। जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। पहले अपनी अंगुलियों के जोड़ के पास से गुजरो, उन्हें सीधा होने दो और अपनी हथेली तक उस पारे को उतरने दो, फिर कलाई के जोड़ तक और तब बाहें और अपनी कोहनी तक। क्या वो वहाँ पहुँच गया है? क्या वो प्रवाहित होने वाला है? क्या तुमने उसे स्पष्टतः अनुभव किया है? जल्दी मत करो, अपने रास्ते का अनुभव करो, ये बड़ा ही विलक्षण है। अब धीरे धीरे उसे अपने कंधे तक आगे बढ़ते देखो, ये ठीक है, विलक्षण है। तुम्हारी पूरी बाह खुल गई, सीधी जोड़ से जोड़ तक उठी हुई है। नहीं नहीं, अपनी पूरी बाह को तुरंत एक लकड़ी की छड़ी की भांति उतरने क्यों देते हो? पारा नीचे गिर जाएगा। लो, वो धरती की ओर बह रहा है, तुम्हें उसे धीरे धीरे प्रवाहित होने देना चाहिए।
पहले कंधे से कोहनी तक, अब उसे झुकाओ, अपनी कोहनी को झुकाओ, यही तरीका है। लेकिन कुछ समय तक अपनी बाह को विश्राम के लिए भी नीचे मत जाने दो, किसी भी हालात में नहीं, अन्यथा तुम पारे को बिखेर दोगे। यही रास्ता है, अब आगे बढ़ो, उसे अपनी कलाई तक बहने दो, इतनी तेजी से नहीं। उसे देखो, उसे बड़ी सावधानी से देखो। अपनी कलाई को गिरने क्यों देते हो? उसे ऊपर देखो, ऊपर रखो, उस पारे को खोजो, धीरे, बहुत धीरे। ये बिल्कुल ठीक है। अब उसे क्रमशः अपने हाथ के और उंगलियों के जोड़ों में बहने दो। इस तरह उन्हें नीचे और नीचे जाने दो, धीरे धीरे। ये ठीक है, ये अंतिम प्रवाह है। हाथ अब खाली है, पारा सब बह गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वे उस पारे को छात्रों के सिर पर डालना चाहती हैं। तुम उसे अपनी गर्दन से गुजरने दो, अब उसे अपनी गर्दन में उतरने दो, अपनी रीढ़ के पास से गुजरने दो, अपने कुल्हे के महराव के दाहिने पैर के साथ, तब फिर ऊपर की ओर, कुल्हे के महराव के आर पार, बाएं पैर के नीचे की ओर, अपने बाएं पैर के अंगूठे की ओर, अब पीछे की ओर कुल्हे की दिशा में, और अब पारे को अपनी रीढ़, अपनी गर्दन और फिर अपने सिर की चोटी की ओर ले जाओ। सभी छात्रों ने वही सब किया। काल्पनिक पारे को अपने अंगों में उतारा, कंधे, ठोड़ी, नासिका, और तब उसे फिर बाहर की ओर दौड़ाने दिया। तब ये पूछा गया कि क्या सभी छात्रों ने अपनी मांसपेशियों की व्यवस्था में उस पारे को बहते हुए अनुभव किया है? लेकिन हमें इस बात का समय नहीं दिया कि हम इस संबंध में विचार विमर्श करें अथवा कल्पना के अनुभव करें कि वो काल्पनिक पारा हमारे भीतर प्रवाहमान हो रहा है। लेकिन स्तानिस्लावस्की मादाम सोनोवा के हवाले से सभी अभिनेताओं से रंग कर्म संबंधी अन्य बातों का प्रशिक्षण लेते समय भी इस कल्पना अभ्यास की बार बार आवृत्ति की सिफारिश करते हैं, उस समय तक जब तक वो कल्पना वास्तविक न लगने लगे। तो सब ने उसके बाद शेष बातों को स्वयं समझाया। मादाम सोनोवा ने तुम्हारी मांसपेशियों के जाल में ऊर्जा के प्रवाहमान होने की ओर तुम्हारा भौतिक ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार का ध्यान तुम्हें अपनी मांसपेशियों के शिथिलन की प्रक्रिया में दबाव के बिंदुओं को खोज निकालने में लगाना चाहिए। मांसपेशियों का दबाव या उनका संकुचन बहती हुई ऊर्जा को रुक जाने के अलावा और क्या है? किरणों के संप्रसार या शब्दहीन संप्रेक्षण के अभ्यास से ऊर्जा केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी सक्रिय होती है। चेतना की गहराई से वो ऊपर उड़ती है और हमारे बाहर किसी वस्तु की दिशा में चलती है। ठीक वैसे ही प्रक्रिया में हमें गति की शून्यता के क्षेत्र में अपना ध्यान स्थित करना चाहिए, जिसमें वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये महत्वपूर्ण है कि अभिनेता का ध्यान निरंतर ऊर्जा की धारा के साथ साथ चले, क्योंकि वो एक अंतहीन अविच्छिन्न रेखा की रचना में सहायक होता है, और यह हमारी कला के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो सर ने कहा कि इस अविच्छिन्न रेखा में रचना केवल रंग कला के लिए नहीं, वरन चित्र, मूर्ति आदि सभी कलाओं के लिए आवश्यक होती है। कला उस क्षण उत्पन्न होती है जब वो अविच्छिन्न रेखा स्थापित हो जाती है, वो चाहे ध्वनि की कला हो या वाणी, रेखांकन या गति की। जब तक अलग ध्वनियों, खंडित स्वरों, संगीत के स्थान पर उच्छ्वासों या अलग रेखाओं, रूपाकृति के स्थान पर बिंदुओं या समंजित गतियों के स्थान पर अव्यवस्थित झटकों का अस्तित्व रहेगा, तब तक संगीत, गायन, रेखांकन या चित्र, नृत्य, वास्तुकला, मूर्तिकला और यहाँ तक कि नाट्य कला का भी अस्तित्व नहीं होगा। स्तानिस्लावस्की के अनुसार अभिनेता के लिए भली प्रकार ये देखना समझना अनिवार्य है कि गतिशीलता की ये अविच्छिन्न रेखा कैसे स्थापित होती है।
इसके लिए अपनी गतिविधियों और कार्यकलापों को समझना और दोहराना उनके लिए अनिवार्य है। स्तानिस्लावस्की ने लिखा है कि तोसर्व ने इस संबंध में कहा था कि तुम देख रहे हो कि मेरी बाह अंगुलियों में उस काल्पनिक पारे को लिए हुए एक और लटक रही है, लेकिन मैं उसे उठाना चाहता हूँ, इसलिए ताल मापक को उसकी सबसे धीमी गति नंबर 10 पर कर दो। उसकी हर ताल को चौथाई संगीत स्वर समझो। 4 तालों को लेकर 4-4 समय की माप बनेगी। इतना समय वे एक बाँह के उठाने में लेंगे। तोसर ने उसके बाद ताल मापक को चला दिया और फिर सावधान किया कि मैं अब सत्र आरंभ करने जा रहा हूँ। ये एक की गणना है, एक चौथाई संगात्मक स्वर की, जिसमें मैं एक अंगभूत गति संपन्न करूँगा। बाँह का उठाया जाना और ऊर्जा का कंधे से लेकर कोहनी तक प्रवाहित होना। बाँह का वो भाग जो अभी तक उठाया नहीं गया है सभी प्रकार के तनाव से मुक्त और शिथिल रहना चाहिए और उसे कोड़े की तरह ढीला ढाला लटका रहना चाहिए। शिथिल मांसपेशियां बाँह को नमशील बना देती है और जब वे सीधी होती है तो हंस की गर्दन के समान फैल जाती हैं। ध्यान से देखो, बाँह के उठाए या गिराए जाने में उनके साथ कुछ और जो चेष्टाएं होती हैं, उन्हीं की भांति तुम्हें अपनी बाँह को शरीर के निकट रखना चाहिए। शरीर से दूर रखी गई बाँह एक छोर से उठाई गई छड़ी की तरह होती है। तो हम अपने हाथ को अपने से अलग रखना चाहिए और जब वो चेष्टा पूरी हो जाए तो उसे फिर अपने निकट कर लो। ये चेष्टा कंधे से आरंभ होती है, बाँह की चरम सीमाओं तक जाती है और फिर कंधे में प्रस्थान बिंदु तक लौटती है। आओ अब हम अभ्यास जारी रखें। संख्या 2। यहाँ माप का दूसरा चौथाई है, जिसके बीच बाद में आने वाली दूसरी चेष्टा की जाती है और जैसे बाँह का वो भाग उठाया जाता है, वो काल्पनिक पारा कोहनी से कलाई तक चलता है। उसके बाद 3, ये तीसरा चौथाई है जिसमें कलाई और उसके बाद अंगुलियों के एक के बाद एक जोड़ उठाए जाते हैं। अंततः 4 की गिनती पर जो तुम्हारा अंतिम चौथाई का सांकेतिक स्वर है, तुम अपनी सभी अंगुलियों को उठाते हो। ठीक इसी प्रकार मैं अब अपनी बाँह को गिरने देता हूँ। चारों लचीलेपन की क्रियाओं में से हर एक को एक चौथाई संगीतात्मक स्वर प्रदान करते हुए 1, 2, 3, 4। तोसर ने अब सैनिक आदेश की भांति अलग अलग गिनतियों की घोषणा की। 1, दूसरी गणना से पहले विराम। 2, दूसरा विराम। 3, एक और विराम। 4, एक विराम और उसी प्रकार फिर विराम और विराम। स्तानिस्लावस्की ने आगे लिखा है कि धीमी गति के कारण से आदेश के शब्दों के बीच के विराम काफ़ी लंबे थे। मौन निष्क्रियता के बाद आते हुए स्पंदन की गति की किसी तरलता को बाधित करते थे। हमारी बाहें गहरे गड्ढों को पार करती हुई हिचकोले खाती हुई गाड़ी के समान झटके के साथ चलती थी। तोसर ने उसके बाद अपनी इसी अभ्यास को थोड़ी तेज़ रफ्तार से करने को कहा। प्रत्येक चौथाई के सांगीतिक स्वर में 2 स्पंदन हैं, एक और एक, संगीत की युगलबंदी के समान। तब सामान्य संख्याओं के स्थान पर 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4। फलस्वरूप प्रत्येक प्रयास में हम सांगीतिक स्वर की उन्हीं 4 चतुर्थांशों को सुरक्षित रख सकेंगे, लेकिन वे 8 भागों या 8 स्वरों में विभाजित होंगे। तोसर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि तुम्हें लगा होगा कि गिनती के बीच अंतराल बहुत लघु है, क्योंकि निर्धारित माप में उनकी संख्या अधिक है और उसने गति की विशिष्ट तरलता को सहज बना दिया है। ये बड़ी अजीब बात है,
क्या ये संभव है कि मात्र गिनती करना बाह के उठाने या गिराने की सहजता को प्रभावित करे? निश्चय ही इसका रहस्य शब्दों में नहीं बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा के दिशा निर्देश में निहित है। हर स्पंदन के अंश जितने छोटे होते हैं वे उतनी अधिक संख्या में अवतरित होते हैं और प्रत्येक माप को भरते हुए ऊर्जा के हर प्रवाह के बाद ध्यान की दिशा और अधिक अविच्छिन्न हो जाती है, क्योंकि माप जैसे जैसे सघनित होती जाती है वैसे वैसे वो और छोटे खंडों में विभाजित होती चलती है। इसलिए ध्यान की दिशा में ऊर्जा की गति और अधिक निरंतरता प्राप्त कर लेती है और इस प्रकार बाह की गति और ऊर्जा के साथ भी यही होता है। तोस्तोव ने इसके बाद सभी छात्रों को परीक्षाओं की एक श्रृंखला से गुजारा था, जिनके बीच सांगीतिक स्वर का चतुर्थांश 3, 4, 6, 12, 16, 24 खंडों तथा उससे भी बड़ी संख्या में विभाजित हो गया था। गतिविधियां एक दूसरे में समाहित स्पंदनों की गुंजन की भांति अविराम और अविच्छिन्न हो गई थी। 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4। एक सीमा पर पहुंचकर गिनती करने वाला छात्र आगे नहीं गिन सका, क्योंकि उसके लिए प्रवाहमान और त्वरित उच्चारण की अपेक्षा थी। उसकी जीभ गुनगुनाई थी, हिली डुली थी, लेकिन शब्द अस्पष्ट रहे थे। इस बीच गति में मेरी बाह बिना ध्यान दिए धीरे धीरे और अविराम गति से चली थी, क्योंकि ताल मापक अभी 10 पर ही टिका हुआ था। फलस्वरूप बड़ी विलक्षण सहजता पैदा हो गई थी। उसकी बाह वास्तव में घुमाव से मुक्त हुई थी और फिर हम हंस की गर्दन के समान घूम गई थी। तोस्तोव ने उसके बाद अपने छात्रों से कहा था, हम एक और समानांतर अभ्यास कर सकते हैं, इस बार बाहर लगे गति यंत्र के साथ। आरंभ में वो रुक रुक कर विस्फोट की आवाज़ें निकाल रहा है और अब वो चालक यंत्र की तरह आवाज़ें करने लगेगा। तुम्हारे साथ भी यही सही है। पहले तुम रुक रुक कर आदेश के स्वरों को ही उबल रहे थे, लेकिन अब ताल को संकेत गुंजन के एक अविच्छिन्न ध्वनि प्रवाह और नमनीय गति में बदल गया है। इस रूप में वो कला की ज़रूरत के मुताबिक बन गया है, क्योंकि तुमने एक अविच्छिन्न स्वर माधुरी और गति की निरंतरता प्राप्त कर ली है। जब तुम संगीत के स्वरों के साथ ये अभ्यास करोगे तो तुम्हें इसकी और भी अधिक जानकारी हो जाएगी, क्योंकि गिनती करते समय तुम्हारी आवाज़ का गुंजन संगीत के एक मनोरम स्वर प्रवाह में बदल जाता है। ये सुनते सुनते रखमानव पियानो पर मंद प्रेम विह्वल स्वर में कुछ बजाने लगे। सभी छात्र उस स्वर लहरी के साथ अपनी बाहों, पैरों और रीढ़ को मुड़काने लगे। तोस्तोव ने कहा, तुमने अनुभव किया? तुम्हारी ऊर्जा कितनी शानदार गति से अविच्छिन्न रेखा के रूप में बढ़ चली है। यही वो गति है जो प्रवाह मानता और शारीरिक चेष्टाओं में नमनीयता उत्पन्न करती है, जो हम रंगकर्मियों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। यह आंतरिक रेखा हमारी अंतश्चेतना की गहराइयों से आती है और जो ऊर्जा वो उत्पन्न करती है वो भावनाओं, इच्छा शक्ति और बौद्धिकता की उत्प्रेरणाओं से सराबोर होती है। जब तुम सुव्यवस्थित अभ्यास की सहायता से अपने कार्य व्यापारों का वाह्य की अपेक्षा आंतरिक अविच्छिन्नता पर आधारित करने में आनंद अभ्यस्त हो जाओगे, तब तुम जान जाओगे कि भावना की गतिशीलता का काम अपने आप में क्या मतलब है। तोस्तोव ने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा, गति की ठोस और अविच्छिन्न रेखा हमारी कला का ऐसा कच्चा माल है जिससे हम नमनीय रूप को ढालते हैं। जैसे ऊन या रुई का अविच्छिन्न धागा कताई करने वाली मशीन से गुजरता हुआ स्वरूप ग्रहण करता है, वैसे ही हमारी कार्य की रेखा कलात्मक स्वरूप ग्रहण करती है। एक बिंदु पर हम उसे हल्का सा बना देते हैं, दूसरे पर हम उसे और गति शक्ति दे देते हैं, तीसरी अवस्था में हम इस काम को जल्दी कर सकते हैं।
धीमे कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लयात्मक गति प्रदान कर सकते हैं और अंततः अपनी गतिविधि को लय और गति की सबलता से समन्वित भी कर सकते हैं। हमारे मनोजगत के कार्य में उत्पन्न हुए कौन से क्षण ताल के समापित स्वरों के साथ मिल जाने चाहिए? तो स्वर का छात्रों से अगला प्रश्न था। फिर स्वयं उत्तर देने की अवस्था में उन्होंने कहा, ये अवस्थाएं लगभग अदृश्य, सूक्ष्म और अविच्छिन्न क्षण होती है, जिनके बीच ऊर्जा का प्रवाह मुखरता के अलग अलग बिंदुओं, अंगुलियों के जोड़ों अथवा रीढ़ की संरचना में से गुजरता है। ये ही वे अलग अलग क्षण हैं जिन्हें हमारा ध्यान लक्षित करता है। पारे की काल्पनिक बूंद को जैसे जैसे हम एक जोड़ से दूसरे में ले जाते हैं, हम उस संकेतिक क्षण को लक्षित करते हैं जिसमें वो ऊर्जा कंधों, कोहनियों, कलाइयों के झुकाव और उंगलियों के जोड़ों में प्रवाहमान होती है। यही सब हमने संगीत की स्वर लहरी के साथ किया था। हो सकता है कि यह संयोग सटीक न रहा हो, तब वो न घटित हुआ हो जब तुम उसकी संभावना कर रहे थे। वो कुछ पहले या देर से घटित हुआ हो सकता है तुमने उस सुमापित ताल को सही रूप से बजाय लगभग सुमापित ताल से गिना हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो इस प्रकार विभाजित वो कार्य हैं जिसने तुम में लय और गति का संचार कर दिया कि तुम माप के प्रति निरंतर सतर्क रहे तथा तुम्हारे ध्यान में लगातार खंडित होती गिनती के पीछे चलते हुए उसे पकड़ने में समर्थ हो सके। हालांकि तुम्हारी जुबान उसकी गति के साथ नहीं चल सकी, फिर भी ध्यान की एक अविच्छिन्न रेखा तो बनी और उसके साथ हुआ अविच्छिन्न कार्य का प्रवाह हमें इसी की तलाश थी। विशेष रूप से जो बात आनंद में सिद्ध हुई वो थी आंतरिक गतिविधि के साथ एक स्वर लहरी के साथ ऊर्जा की आंतरिक गतिविधि को जोड़ना। वास्तव में संगीत सभी प्रकार की गतिविधियों को अबाध बना देता है और वे चिकने विद्युत प्रवाह के समान बहने लगती हैं। ध्वनि और लय गति के अविराम और सहज प्रवाह तथा कोमलता को बढ़ाते हैं, जिससे ऐसा अनुभव होता है जैसे बाजू अपने आप धड़ से बाहर आकर गतिमान हो गई है। स्तानिस्लावस्की ने छात्र अभिनेताओं के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पैरों, मेरुदंडों और गर्दनों के इसी प्रकार के अभ्यास किए। उनके अनुसार इस अवस्था में ऊर्जा उनकी रीढ़ से वैसे ही प्रवाहित हुई जैसे मांसपेशियों के तनाव को शिथिल करने के अभ्यास के प्रशिक्षण के समय हुई थी। जब ऊर्जा की धारा नीचे की ओर प्रवाहमान हुई तब छात्रों को लगा कि जैसे वे नीचे के तलों में डूबे जा रहे हैं। जब वे मेरुदंड से ऊपर उठी तो उन्हें लगा कि जैसे वे धरती से सीधे सीधे ऊपर उठ रहे हैं। छात्रों ने जब इसी प्रकार का कार्य अपने पैरों के साथ किया तब ऊर्जा ने पैरों और टांगों की मांसपेशियों को चलने में उत्प्रेरित किया। जब कभी छात्र ऊर्जा के सहज और अविराम प्रवाह को स्थापित कर पाए, उनके कदम बड़े सहज, सुमापित और लचीले हो गए। जब भी ऊर्जा अलग अलग झटकों के रूप में उतरी तो वो रक्त प्रवाह के अन्य केंद्रों में रुक गई और जब उनकी चाल असंतुलित और अस्थिर हो गई तो सर ने इसका निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहा, तो हमारी चाल में क्योंकि अब गति की अविच्छिन्न रेखा है, इसका मतलब है कि गति और लय उनमें अंतर्निहित है। तुम्हारी बाहों की भांति वहाँ की कोई भी गति क्षणों के उन अंगभूत अंशों में विभाजित होती है। जब ऊर्जा तुम्हारी वाणी के साथ साथ प्रवहमान होती है तब ये स्थिति पैर के फैलने, शरीर के आगे झुकने, उसके पीछे होने, पैरों के स्थान बदलने, हिचकोलों में संतुलन और इसी प्रकार के अन्य प्रयासों में देखने को मिलती है। इसलिए जैसे तुम्हारा अभ्यास आगे बढ़ता है, तुम्हें अपने पैरों की गति और
लय की बाहरी ताल को ऊर्जा की गति की आंतरिक रेखा की मिलती जुलती चाल से उसी तरह जोड़ना होता है जैसा हमने अपनी बाहों और मेरुदंड के साथ अपनी चेष्टा या अपने कार्य में किया था। ऊर्जा की नियमित लयात्मक प्रवाह को देखने के लिए कितना ध्यान लगाना होता है वो बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा विराम आ जाए तो एक अवांछनीय झटका लगता है, गति का प्रवाह और उसकी सहजता टूट जाती है, गति का प्रवाह छिन्न भिन्न हो जाता है। छात्रों को उसके बाद ऊर्जा के प्रवाह को रोकने तथा गति और लय को बाधित करने के अभ्यास कराए गए। फलस्वरूप अगतित मुद्रा का आविर्भाव हुआ। छात्रों ने जब उसे अपनी अंतःप्रवृत्ति से अनुभव किया तो उसकी सच्चाई पर उनका विश्वास जम गया। उस मुद्रा ने प्रतिबंधित कार्य व्यापार जीवंत प्रतिमा का रूप ग्रहण कर लिया। अंतःप्रवृत्ति से रंगमंच पर सक्रिय होने के साथ साथ लय और गति के निश्चेष्ट बने रहना भी बहुत रुचिकर है। तो सर ने विशेष कर इस विषय को समाप्त करते हुए सारांश के रूप में कहा था, अपने आरंभिक प्रशिक्षण में व्यायाम और नृत्य की कक्षाओं में तुम लोग बाहों, पैरों और शरीर की बाह्य गतिविधियों तक सीमित रहे। आज तुमने आगे की बात सीखी है, गति की आंतरिक रेखा जो नमनीयता का मूल आधार है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि मानव जीवन को और चरित्र के रचाव को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए बाह्य और आंतरिक दोनों में से कौन सी पद्धति तुम्हें बेहतर लगती है। छात्र सर्वसम्मति से आंतरिक पद्धति के पक्ष में थे। इससे प्रेरित होकर तौसर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा था कि क्योंकि ऊर्जा के आंतरिक प्रवाह की प्रतिष्ठा गति की नमनीयता का मूलाधार है, इसलिए उसे गति और लय की समानुपातिक ताल से युक्त करने की आवश्यकता है। शरीर के अंदर प्रवाहमान ऊर्जा की आंतरिक अनुभूति की गति ही चेतना है। बाह्य नमनीयता भी ऊर्जा की गति की आंतरिक चेतना पर आधारित है।